तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वेक्टर के बारे में, आई थिंक। ये सुनो, वेक्टर क्वांटिटीज थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ तो कर लिया था हमने, वो तो आ यस जाएगा सर, आपको। याद है ना आपको सारे रूल्स? यस सर। अच्छा, तो देखिए अभी चलते हैं नए टॉपिक पे। वेक्टर हमने जहां पर छोड़ा था वैसे कंटिन्यू कर। कौन सी क्वांटिटीज को वेक्टर बोला जाएगा? क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? तीन तीन। दो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और क्या था एक बताइए? ओबेज सर्टेन रूल्स, ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना? कुछ रूल्स थी जो इन रूल्स को मानती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यस सर। एक छोटी सी क्वांटिटी थी डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके ऊपर, ए से लेकर बी तक। दो तीन रास्ते हैं, ये एक रास्ता है, ये है दूसरा रास्ता, ये है बच्चों तीसरा रास्ता, ठीक है ना? इसमें से डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ए स्ट्रेट टू बी लाइन पाथ होगा, सर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर, ठीक है? इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। एस का मतलब है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसके ऊपर आरो दे दोगे तो ये हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है। तो एस वेक्टर, ओके। तो इसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो होगा उसका मैग्नीट्यूड। ये सुनो, ये 10 यस सर। किलोमीटर हो सकता है, 20 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज द मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन क्या है? the arrowhead shows you the direction, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक उसी हिसाब से v अगर स्पीड है तो v वेक्टर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ओके, एक बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। लेकिन अगर मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये अभी वेलोसिटी होगा। क्यों? इसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, ठीक है? तो ये था सटन रूल्स, ठीक है ना? और क्या पढ़े थे हमने? ये दोनों वेक्टर के बीच में क्या समानता है, सिमिलरिटी क्या है, कौन बताएगा? दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन, डायरेक्शन आर सेम। डायरेक्शन बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? देयर मैग्नीट्यूड्स आर मैग्नीट्यूड डिफरेंट। आर डिफरेंट। मैग्नीट्यूड आर किसका डिफरेंट। बड़ा है? किसका बड़ा है, ए का या बी का? बताइए बी। आप। बी। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, अब देखिए दो चीज, ये अगर दो वेक्टर्स हैं बच्चों, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर। ध्यान से सोच सेम के ऑर्डर। बताइए। वेरी नाइस, गुड। सेम ऑर्डर क्यों बोलते हैं इसको? पहले के हेड के साथ दूसरे का टेल जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो बात को? तो इसको यस बोलते सर। हैं सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको हम कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे? अगर ये एंगल आपको गिवन है 120 डिग्री बच्चों, तो सपोज ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, समझ पा रहे हो? ये सुनो, यस सर। तो आपसे पूछा गया है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यानी कि दोनों मिलके जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसके बदले में आप एक ही वेक्टर दे दो जो अकेला ही उतना ही प्रोड्यूस कर दे। तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? मैंने बताया था ए से लेकर बी तक, इफ ए एंड बी सी। आर इन सेम ऑर्डर, देन एक ट्रायंगल का जो क्लोजिंग साइड होगा ना उसको ऑपोजिट ऑर्डर में लीजिए। ये हुआ ना ऑपोजिट ऑर्डर, बच्चों दिख रहा है? यस सर। ये हेड के साथ हेड कनेक्टेड है, टेल के साथ टेल कनेक्टेड है। दिस इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। इस वेक्टर को हम बोलेंगे क्या? रिजल्टेंट वेक्टर बोल देंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस यस और सर। नो? सो हम Yes, इजिली sir. बोल पाएंगे सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसके बाद हमने डेरिवेशन भी कर लिया था, याद हो शायद आपको। कितना आया था एंड में? ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया था उसका मैग्नीट्यूड का क्या था फॉर्मूला बच्चों? 80 का मॉड, याद है आपको? अंडर रूट यस ए सर। स्क्वायर, ए मॉड का स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 टू इंटू ए ए बी मॉड। कॉस, कॉस थीटा। वेरी वेरी गुड। कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये भी एक जानने वाली बात है, थीटा कैसे निकालोगे आप? अगर ध्यान से सोचिए, अगर ये एक 60 डिग्री वेक्टर, होगा थीटा। वेरी वेरी गुड, अगर ए और बी के बीच में एंगल आपको ऐसे गिवन है 120, तो क्या थीटा 120 लोगे क्या? नहीं। थीटा को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? थीटा को कैलकुलेट करने के लिए दो वेक्टर टेल के अपोजिट साथ ऑर्डर में टेल, लेंगे। यस, टेल के साथ टेल जुड़े होने चाहिए।
तो इसके लिए हम एक छोटी सी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पैरेलल ट्रांसपोर्ट ऑफ वेक्टर। क्या है इसका मतलब ना, एक वेक्टर का विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, अगर इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दूं, देखिए लेंथ तो उतना ही है, डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये अगर ए वेक्टर है ये भी ए होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको उठा के एक जगह से विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ एंड डायरेक्शन वी कैन ट्रांसपोर्ट दिस वेक्टर टू एनीवेयर। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इसी वेक्टर को यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए क्या ये भी ए होगा, ए वेक्टर होगा? क्यों? यस क्योंकि सर। देखिए लेंथ उतना ही लिया है, डायरेक्शन वही है, तो ये ए है तो ये वाला भी ए होगा। अब क्या है देखिए, ए और बी के जो टेल के साथ टेल जुड़ा, क्या जब कैलकुलेट करना है ना, तो दो वेक्टर टेल से टेल के साथ जुड़े होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? ये सोनो, ये यस सर। सोनो। Yes, sir. तो ये होगा उनके बीच में थीटा। तो अब बताइए थीटा कितना है? 180 माइनस 120, 60 डिग्री तो हो जाएगा ना? यस और यस नो? सर। तो ये हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद तो हमने पूरा डेरिवेशन किया ही था, शायद आपको याद हो, ट्रायंगल लॉ कैसे पूरा डिराइव करते हुए, यस सर। याद है ना आपको? यस हमने सर। हम लोग यहाँ पर से एक ड्रॉप करते थे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, इसको एक्सटेंड करते थे, ये थीटा होता था, और बाकी सारी चीजें लेके ये डिराइव किया था हमने। मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी किया डायरेक्शन था। भी किया था। डायरेक्शन में निकाला था, ये होता है डायरेक्शन, टैन बीटा बोलते थे इसको, which was equal to, यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, टैन बीटा was equal to b sin थीटा ए डिवाइडेड बाय प्लस a बी प्लस कॉस b। थीटा। वेरी वेरी गुड, a प्लस b cos थीटा। तो ये चीज हमने कर ली थी डेरिवेशन, जो कि आपको बहुत काम में आएगी आगे जाके। लेकिन नाउ टुडे लेट्स ट्राई टू फिगर आउट सम। आज कुछ करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर कुछ करते हैं ना, और एक बार धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होता जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 मैं दे रहा हूं आपको दो वेक्टर, ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा जाता है। एक वेक्टर का क्या क्या कंपोनेंट होती है? उसका एक मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, और उसका एक डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है आपको 12, ये शायद किया था हमने, ठीक है ना? 13 होगा। तो रुकिए रुकिए, क्वेश्चन तो पूछ लेने दीजिए। अब थीटा है उन दोनों के बीच में 60 डिग्री। अब बोले थीटा उनके बीच में कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो क्या करोगे, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? देयरफॉर सी वेक्टर इक्वल टू, बच्चों याद है ना आपको, यस सर। सी वेक्टर का यस। मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए वेक्टर के मॉड पर सिर्फ ए भी लिखा जाता है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ही है। तो सी वेक्टर का मॉड व्हिच इज इक्वल टू सी, इट विल बी इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2ab। दिख रहा है आपको? cos यस सर। 60, cos 60 डिग्री। तो ए का मॉड का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? यस सर। cos 60 कितना होता है बच्चों? 1/2। 1/2। तो अब ये सारी वैल्यूज आप डाल दीजिए, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये सुनो, जो कि होता है 169, और उसके बाद 16। क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्या? यस सर। तो ये 9 हो जाएगा, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 2 तब बचा, और ये हो जाएगा 2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। √229। यस और नो? दिस इज हाउ यू यस सर। कैलकुलेट। ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 3, बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 2, ठीक है ना? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, पहले मुझे ये बताइए, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकाल के बताइए। थीटा 0 इसका मतलब क्या है? यानी कि ए जिस डायरेक्शन पैरेलल। में है, यस वेरी वेरी गुड, ए जिस डायरेक्शन में है बी भी उसी डायरेक्शन में है, तभी जाके तो बनेगा ना ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री। ये यस सुनो, सर। 3 है तो उसका लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, बी का मैग्नीट्यूड 2 है तो उसका लेंथ थोड़ा सा छोटा होगा। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है? कितना है? 0 डिग्री। तो अब आप मुझे जो रिजल्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए, क्विकली निकाल के बताइए। फॉर्मूला तो वही है, एक √37। कितना हुआ बेटा? √37। अच्छा देखते हैं फिर, सी का मॉड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? यस सर। ए का मॉड गिवन है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 2 × 1। इंटू cos 0 डिग्री, ठीक है? अब ये जो cos 0 वाला टर्म है वो तो 1 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 12, ठीक है?
√25 आएगा। यस, वेरी वेरी गुड, √25 जो कि कितना होता है 5 होता है। यस, ऑब्वियसली इट विल बी 5 ना, तो 5 हो गया इसका आंसर। कर लोगे? यस सर। अच्छा, तो अब बच्चों धीरे धीरे आप समझिए बात को। अगर थीटा 0 होगा तो वो आएगा 5, मतलब वो दोनों पैरेलल है। अगर मैं बोलूँ कि थीटा 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? उल्टा इसका होगा मतलब डायरेक्शन। यस, ए अगर इस डायरेक्शन में है ना तो बी होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में। समझ रहे हो? अब आके इन दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। अब निकाल लीजिए, अब निकालिए, √13 होगा। ध्यान से सोच के निकालिए। देखिए ए का मॉड उतना ही लिया है हमने, बी का मॉड भी 2 लीजिए। cos 180 होगा 0, वो 0 हो जाएगा, 9 + 4 13 हो जाएगा। 0 नहीं होता है बेटा, cos 180 0 नहीं होता है। ध्यान से थोड़ा सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, थीटा भी 180 डिग्री। ए का मॉड कितना है? हमने 3 ही लिया है, बी का मॉड 2 लिया है, और थीटा 180 डिग्री। 1 होगा ओके, आंसर। हाँ गुड, ध्यान से थोड़ा कीजिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह क्या लिखूं? 180 लिखूं। और cos ए 180 कितना होता है? कौन बताएगा -1। मुझे? यस गुड, -1 होता है इसका वैल्यू। अगर -1 लिखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab -1 यानी कि -2ab। यस और नो? यस -2ab सर। होगा तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि a माइनस बी। a था 3, b था 2, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? 1 विल बी द आंसर। यस और नो बताइए। यस। ओके, सो धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बेटा cos 180 -1 होता है ना, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री जो रिलेशन था, जैसे cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, याद है ना आपको? यस cos 0 1 होता है, cos 90 होता है आपका 0, वैसे cos 180 हो जाता है आपका -1। ये टेबल आपको दिया जाएगा। आगे ना मेरी बात समझ में? यस। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन करने। देखिए डेरिवेशन तो अपनी जगह है, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही लेना है। क्या? ए और बी के साथ आप ऐड कर रहे हो। देखिए ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये ए वेक्टर हुआ, अगर ये बी वेक्टर हुआ तो इनका रिजल्टेंट होगा सी वेक्टर। समझ लो बात को। लेकिन अगर आपको अलजेब्रिकली लिखना है तो क्या करना है? बस सी का मॉड इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिए मेरी बात, सी का मॉड या फिर सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ लो, इतना ही करना है, ठीक है ना? तो ढेर सारे न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा, ए और बी मिलके हमको रिजल्टेंट देंगे सी। रिजल्टेंट को सी या फिर आर बोल दीजिए। ध्यान से सुन रहे हो बच्चों मेरी बात? Yes, sir. टू वेक्टर्स हाफ, धीरे धीरे क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ध्यान से। रिजल्टेंट also has same magnitude as that of the two, ठीक है ना? as that of the two, then find theta इक्वल टू हाउ मच। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। दो वेक्टर्स हैं आपके पास, सुन पा रहे हो मुझे? दो वेक्टर आपके, मैं अभी एक मजेदार एक्सपेरिमेंट भी करूंगा अभी, ठीक है? अभी इस क्वेश्चन के बाद दो वेक्टर थे आपके पास, दोनों, वो क्या बोल रहा है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। समझ पा रहे हो बच्चों? यस और नो? दोनों का Yes, sir. मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, इसका मतलब क्या है बच्चों? ए का मॉड इज इक्वल टू बी का मॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड द रिजल्टेंट आल्सो हैज सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द टू। उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड भी ए और बी के साथ सेम है। समझ रहे हो? यानी कि ए का मॉड जितना है, बी का मॉड उतना है। मजेदार बात क्या है? आर या फिर जो सी का मॉड है ना, रिजल्टेंट, तो सी या फिर आर लेते हैं। आर का मतलब रिजल्ट, दोनों मिलके जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, या तो उसको सी लिखो या फिर आर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके ए का मॉड जितना होगा, बी का मॉड उतना ही होगा। और मजेदार बात, क्वेश्चन में गिवन है आर का मॉड भी उतना ही है। तो अब आपसे पूछा गया है थीटा कितना, तो आप बस बता दीजिए मुझे रिलेशन क्या पता है आपको? क्या रिलेशन पता है आप सबको? सी का मॉड या फिर आर का मॉड, रिजल्टेंट का मॉड क्या होता था बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। अब Yes, sir. आर दोनों तरफ अगर स्क्वायर आर का मॉड लिखो या फिर खाली आर लिखो तो भी चलेगा, ठीक है ना? दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर कर लूंगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए, आप बताइए, स्टेप बताते चलिए। ए स्क्वायर प्लस ए हाँ, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना? बी स्क्वायर को ए स्क्वायर अच्छा लिख दीजिए सर। चलिए, ए बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर लिख ही लूंगा,
लेकिन आर स्क्वायर की जो ए स्क्वायर लिख लूंगा क्योंकि तीनों तो यस सेम। सर। तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की जगह a इंटू ए लिख लूंगा, यानी कि 2a स्क्वायर। और फिर आपको थीटा निकालना था। देखिए कितना इजी हो चुका है चीजें। ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। क्या सही है मेरी बात? यस सर। तो ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 -1/2। तो कॉस का यस कौन सर। सा वैल्यू -1/2 होता है? कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 कॉस का 120। 120 होगा सर। यस, तो थीटा कितना आ गया अपना? ठीक है, 120 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज द नेट थीटा। थीटा ये तीन दोनों के बीच में एंगल। समझ पा रहे हो? अब इसको थोड़ा मैं फिजिकल एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। अब ध्यान से सोचिए, दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट है, दोनों का जो एंगल है दोनों के बीच में 120 डिग्री। इसको थोड़ा मैं दूसरी तरीके से ड्रॉ करता हूँ। दिख रहा है आपको? ये सुनो। यस सर। अब देखिए रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। अब ध्यान से सोचिए, ये मेरा हाथ है, दिख रहा है मेरा हाथ? देख पा रहे हो? आप सोचिए ये है वेक्टर 1, ये है आपका F1 और ये है आपका F2। ठीक है, ये है F1, ये है F2, और इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये कितना है बच्चों? ये कितना है? 120। ठीक है ना? अब आप ध्यान से सोचिए, मुझे कोई इस तरफ खींच रहा है, दूसरा बंदा इस तरफ खींच रहा है, मैं जाऊंगा किस तरफ? यहाँ पर जाऊंगा या फिर यहाँ पर जाऊंगा? सीधे मैं है। जाऊंगा बीच में से जाऊंगा। ये होता है उसका रिजल्टेंट। दिख रहा है ना? ये सुनो, बीच में से जाऊंगा, बीच में से ए से होगा इसका रिजल्टेंट। ये है रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, तो ये ए से जाएगा। तो अगर दोनों आड ही हो जाता है डायरेक्टली तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ क्यों चाहिए आपको? पहला वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये फॉर्मूला डालने के बाद आपको मिलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? आप बोलोगे सर ये तो बीच में से जाएगा, मतलब ऐसे सीधा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाइए हमें। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर देखिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। याद है आपको एक फॉर्मूला? ये हुआ आपका रिजल्टेंट, ये हुआ आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अब याद कीजिए टैन बीटा का फॉर्मूला क्या देता था? ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। बी कॉस थीटा। ये तो था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? टैन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये सुनो। जहां पर बीटा क्या होता था? कोई एक वेक्टर के साथ एंगल, ये एंगल हो सकता है। ठीक है ना? इसको ले लो या फिर इसको ले लो, तो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आएगी, मेरी बात को सुनते रहना। बी का मॉड कितना है बच्चों? ए के साथ सेम है। साइन थीटा कितना की बने? 120 डिग्री है। ये सुनो, ए इक्वल टू बी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो इसको ए लिख लेता हूँ, इसको भी ए लिख लेता हूँ, कॉस 120 डिग्री लिख लेता हूँ। ठीक है, थीटा कितना था? दोनों के बीच में एंगल 120, तो डाल दिया। तो बच्चों ए इंटू साइन 120 हो जाएगा आपका कितना? √3/2। √3/2। ये आ जाएगा कितना आपका? a माइनस a/2। ठीक है ना? ये सुनो। यस सर। तो नीचे क्या आ जाएगा? देखिए आप ध्यान से, ये आ जाएगा आपका सर टैन बीटा √3 आ जाएगा। टैन बीटा a/2 इक्वल डिवाइडेड बाय, देखिए a/2। ठीक है ना? तो ऊपर से a/2, a 2 कैंसिल हो जाएगा सारी चीजें, तो बच गया कितना? √3। तो अब ध्यान से सोचिए, टैन बीटा इक्वल टू √3 और 60 डिग्री होगा। कौन सा वैल्यू होता है? √3 होता 60 है। कौन डिग्री। सा वैल्यू? 60 डिग्री। समझ रहे हो ना? तो टैन 60 डिग्री ही √3 होता है। तो बीटा कितना आ गया बच्चों? बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आप देखिए, अगर ये टोटल 120 है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो बीच में से ही कट करता हुआ जाएगा ना इसी डायरेक्शन पे। अगर दोनों के बीच में टोटल एंगल 120 था, तो 60 डिग्री कहाँ पर होगा? बीच में से ही तो होगा ना। ये सुनो, आ गया आपका सर। डिग्री। धीरे धीरे मेरी बात को सुनते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा सारी चीजें। ठीक है ना भाई? समझ रहे हो मेरी बात? ये सुनो। यस सर। अब एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था जो कि आपने नहीं पूछा। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ट्रायंगल लॉ ही नहीं लगा, क्योंकि F1 तो इस डायरेक्शन में, F2 तो इस डायरेक्शन में, ये तो टेल टू टेल जॉइन है, ये तो सेम ऑर्डर में ही नहीं है, तो आपने कैसे लगा लिया ट्रायंगल लॉ? एक्चुअल में मैंने यहाँ पर दूसरा लॉ लगाया है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें ट्रायंगल लॉ लगा के दिखाइए। देखिए दिखा देता हूँ आपको। ट्रायंगल लॉ में क्या बोला था मैंने? F1 और 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ये सुनो, यस सर। आप इस F2 वेक्टर को यहाँ से उठा के पैरेलल ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर रख दीजिए, हो गया काम। दिख रहा है आपको? यस यहाँ सर। पर रख दीजिए। देखिए डायरेक्शन तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, तो मैं तो कर सकता हूँ। अब ये आ गया दोनों सेम ऑर्डर में, पहले के टेल के साथ दूसरे का है, पहले के हेड के साथ दूसरे का टेल। ठीक है ना? तो ये तो आ जाएगा ना रिजल्टेंट। अब एवरीथिंग मेक सेंस ना? यस सर।
दिख रहा है आपको? तो दिस इज वाज द कांसेप्ट ऑफ पैरेलल ट्रांसपोर्ट। तो ज्यादा से ज्यादा आपको याद करने हैं क्या, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, उनके बीच में एंगल थीटा गिवन है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब देखिए a प्लस बी, दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे एंड व्हेन देयर एडिशन विल बी मैक्सिमम वैल्यू, उन दोनों ऐड होने के बाद मैक्सिमम वैल्यू कब देंगे, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट के तहत ही समझेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके। मैं पहला कंडीशन देता हूँ, 3 कंडीशन दूंगा, 3 कंडीशन पे आप निकालिएगा, ठीक है ना? ये है आपका ए वेक्टर, ये क्या है आपका ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको दिया है 4। मैग्नीट्यूड कितना दिया है बेटा? 4, ठीक है ना? ये है आपका बी वेक्टर, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड मैंने दिया है आपको 3। ये सुनो, Yes, sir. यस सर। अच्छा उससे पहले और एक लेता हूँ, ये है आपका ए का मॉड, जिसका मैग्नीट्यूड है 4, और बी भी उसी लाइन पे ही है, उसी लाइन पे ही है बी, ब्लैक कलर का जो ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड है 3। दोनों के बीच में क्या दिख रहा है डिफरेंस, आपको बताइए। पहले केस में ए का मॉड गिवन है, बी का मॉड गिवन है, थीटा गिवन है 0 डिग्री, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. दूसरे केस में थीटा, अब देखिए इसको मैं थोड़ा और एक फिगर भी यही पर देता हूँ, सेकंड फिगर, दिस इज द सेकंड फिगर। ए का मॉड इस तरफ है, ए का मॉड है आपका 4, बी का मॉड है आपका 3, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। देखिए तीनों केसेस को कंसीडर कीजिए, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केसेस में मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए क्या हो रहा है, निकालिए तीनों केसेस में रिजल्ट निकालिए, रिजल्ट निकालिए कितना होगा, क्विक। सर ऊपर के केस में ज्यादा होगा, ये 0 डिग्री कितना है। होगा ये एग्जैक्टली बताइए, एग्जैक्टली बताइए। पहले केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, केस 1, केस 1, केस 2, केस 3। धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती जाएगी, ध्यान से मेरी बात सुनते रहिए। पहले केस में कितना है बच्चों, ध्यान से बता दो मुझे, केस 1 मैग्नीट्यूड कितना है रिजल्टेंट का, देखिए हमने क्या पता थी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, दोनों के बीच में एंगल भी थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। यस और नो? सर 7 होगा, पहले वाला 7, वेरी 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 गुड, वेरी वेरी गुड। थर्ड वाला 1 होगा। जी सुन लो मेरी बात सब लोग, देखिए रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड केस 1 में क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कितना है बच्चों, 0 डिग्री। मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ उसको, ठीक है ना, वैल्यू मत डालिए, बस देख ले पहले। इट विल बी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ये सुनो, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब भाई ये तो बहुत ही मजेदार चीज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो a प्लस बी ही होगा, और a कितना था, a आपका था 4, b आपका था 3, तो नेट आंसर कितना आ गया 7। यस और नो बताइए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7 पहले केस में। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आती है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, दिख रहा है आपको यहाँ पर, इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, अरे भाई यस और नो? यस सर। तो आपको ये जो वेक्टर की फॉर्मूला थी ना, डालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली ऐड कर दो, डायरेक्टली ऐड कर दो। आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है ना, मैं बोलूंगा कि बच्चों एक ऑब्जेक्ट, आप किसी चीज को अगर धकेल रहे हो 5 न्यूटन से, और कोई दूसरा आके उसी को 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं कि अंडर रूट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉ लगेगा उसमें, डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर पाते। ये सुनो, तो आप क्या करते, टोटल फोर्स कितना है, आप क्या करते, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू cos 0, दोनों सेम डायरेक्शन में लेके उसका अंडर रूट ले। इन सब चीजों की करने की जरूरत नहीं है। 5 प्लस 2 7, अरे भाई 5 न्यूटन लग रहा था और आके 2 न्यूटन लगाया उसी डायरेक्शन में, तो टोटल तो 7 ही होगा ना। ये सुनो, यस सर। अब धीरे धीरे आ रहा है समझ में मेरी बात? यस। हाँ ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात को। अगर 5 न्यूटन लग रहा था, कोई दूसरा आके उसी पे 2 न्यूटन और लगाने लगा, तो टोटल तो 7 हो जाएगी, लेकिन ये वेक्टर लॉ लगने के बाद ही 7 हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि थीटा 0 हो रहा है इसलिए 5 प्लस 2 आ रहा है आंसर में। यस और नो? यस सर। अब आते हैं दूसरी चीज पे, केस 3 पे आते हैं। देखिए कोई बंदा मुझे इस तरफ खींच रहा है 5 न्यूटन फोर्स से, और
कोई दूसरा खींच रहा है इस तरफ 2 न्यूटन, देखिए मैं हाथ कैसे रख रहा हूँ, इसको लंबा रखा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, ये सुनो, इसका ज्यादा है इसका कम है, दिख रहा है आपको? यस हाँ सर बोलो। सर तो इसको खींच रहा है कोई 5 न्यूटन फोर्स से, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के सारे लॉ लगेंगे। 5 न्यूटन फोर्स से यहाँ पे खींच रहा है 2 न्यूटन फोर्स। अब इंट्यूशन से बताइए, विदाउट अप्लाइंग वेक्टर लॉ आंसर कितना होना चाहिए? 3 नेट फोर्स कितना? 3 होना चाहिए आपके हिसाब से भी, लेकिन अभी आप वेक्टर लॉ लगा के भी देख लीजिए, ठीक है ना, केस 3 के लॉ लगा के भी देखिए नेट रिजल्टेंट 3 आ रहा है या नहीं। अगर 3 आ जाएगा, 5 लग रहा है इस तरफ, 2 लग रहा है, तो नेट तो 3 लगेगा इस तरफ, तो बड़े की तरफ। यस सुनो, यस सर तो निकाल के देखते हैं रिजल्टेंट केस 3 में। केस 3 कौन सा है बच्चों? ये वाला है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर इस तरफ 4 लग रहा था, इस तरफ 3 लग रहा था, तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 तो आना चाहिए हमारे हिसाब से। जो पढ़ाई नहीं किया वो भी बता देगा किस डायरेक्शन में आना चाहिए, 4 के बड़े की डायरेक्शन में। ये सुनो, इस डायरेक्शन में 1 आना चाहिए। तो अब इसको निकाल के भी देख लेते हैं। इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली लिखूं, अच्छा लिख लेता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 180 की जगह थीटा लिख लो पहले स्टेप में। बच्चों ये सुनो, ए Yes, sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 लिखूं? cos 180, cos 180 होता है -1, अंडर रूट देना मत भूलना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे उड़ीसा में ज्यादातर बच्चे बोलते हैं रूट ओवर, रूट ओवर। ये रूट ओवर में कुछ नहीं होता, समझ लो, अंडर रूट बोला जाता है इसको, या फिर रूट अंडर बोलिए, रूट के अंडर में लिख रहे हो। अरे भाई समझ लो मेरी बात। यस सर तो उसको रूट अंडर बोला जाता है या फिर अंडर रूट बोला जाता है, रूट ओवर कुछ नहीं होता। अच्छा देखिए, ये क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -1 यहाँ पर था, तो ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab -2ab। देख रहे हो कहां पर जा रही है बात? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट व्हिच विल बी इक्वल टू a माइनस बी। अब आप खुद सोचिए, a था 4, b था 3, क्या हो जाएगा? 1 ही तो होगा ना, 1 ही तो होगा ना नेट आंसर। यस सर समझ पा रहे हो मेरी बात? यस यस सर यस। सो दिस विल बी 1। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। अब देखिए, कोई अगर आपसे पूछता तो आप एक पहले तो एक काम कीजिए, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री होता तो क्या होता? अगर एक लगता ईस्ट की डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लगता ऊपर, देख रहे हो ये दोनों 90 डिग्री पे है। ये सर नो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। समझ लो ना मेरी बात? अब दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो क्या करते हैं आप? वो तो इजीली निकाल ले, बट फिजिकली भी एक्सप्लेनेशन भी सुन लो। ये होता ना 90 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 0 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री। समझ रहे हो? ये सुनो। Yes, sir. अच्छा देखिए, अभी मजेदार चीज क्या है, 90 डिग्री में कितना आएगा वैल्यू, यही पर बता दो, वो तो बहुत इजी है। अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर लिखूंगा बच्चों, ये सुनो, प्लस बी का स्क्वायर, या करूं इसको कर ही लेते हैं ताकि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। देखिए, ए था इस तरफ 4, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड था 3, ठीक है, 3 था बी का मैग्नीट्यूड। ये सुनो भाई, समझ में आ रहा? थोड़ा रिस्पॉन्ड कर लीजिए, थैंक यू। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री थीटा। अब तो सब चीजें सही है, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बताइए? कोई आप बताइए, मैं लिखूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री। अब cos 90 तो आंख बंद करके 0 ही हो गई, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचा? अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारे हिसाब से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। 5 हो गया आंसर, दिख रहा है आपको? Yes, sir. अच्छा, तो अब देखिए, तीनों केसेस में मैक्सिमम फोर्स, कौन सी एंगल पर फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, रिजल्टेंट कौन सी थीटा पर? समझ लो, देखिए अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे लगेंगे क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन पे लगेंगे, 5 मतलब 4 और 3 7 हो जाए, 100 हो रहा है। ये सुनो, 7 हो रहा है। यस सर जब इस एंगल को मैं इसे बढ़ाता जा रहा हूँ, देखिए पहले केस में कितना था? 4 + 3 था, 7 मैक्सिमम था। जब धीरे धीरे करके एंगल को बढ़ा रहा हूँ, देखिए 0 से लेकर एंगल बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको? ये 90 हुआ, 90 में कितना हुआ? 7 कम होके 5 हो गया। अब जितना और बढ़ाते जब उतना कम होता हुआ 180 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 1। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, 180 डिग्री पे मिनिमम होता है। यानी कि ये बात समझ में आई, अगर दो वेक्टर के बीच में आप एंगल को बढ़ाते जाओगे तो उनका रिजल्टेंट घटता जाएगा। ये चीज समझ में आई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज आप बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, मिनिमम कौन सा है? तो ऑब्वियसली देखिए, पहला केस को कंसीडर कीजिए, रिजल्टेंट तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? ये तो कांस्टेंट है 4, ये तो कांस्टेंट है 3, समझ लो। तो वेरिएबल कौन है? थीटा। तो cos थीटा जब मैक्सिमम होगा तब आर भी मैक्सिमम होगा, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1। यस और नो? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 डालने के बाद नेट रिजल्टेंट क्या आता है? a प्लस बी। और वो मैक्सिमम होता कब है? जब थीटा 0
होगा तभी तो cos थीटा 1 होगा, मैक्सिमम होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो यस सर। दो वेक्टर के बीच में जो रिजल्टेंट है उसका मैक्सिमम कब होगा ना सर? जब थीटा 0 होगा तब होगा। मैं बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू क्या होगा ना सर? a प्लस बी। आपको वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। ये सुनो, मैं बोलूंगा बच्चों मिनिमम कब होगा ना सर? जब cos थीटा -1 होगा। cos थीटा का वैल्यू -1 ही होता है मिनिमम वैल्यू, तब जाकर मिनिमम होगा। तो कब होता है cos थीटा -1? जब थीटा 180 डिग्री होता है। ये सुनो, जब थीटा 180। यस सर। तो इसका मोटा मोटी कुल मिला के बात ये है, ये दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो उनके बीच में जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, दैट इज एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। समझ लो, थीटा 0 डिग्री पे दो वेक्टर के बीच में जो फोर्स है या फिर वेक्टर रिजल्टेंट है मैक्सिमम होता है, और उनका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? डायरेक्टली a प्लस बी। आपको वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं, ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर दो a प्लस बी। तो दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है ना सर? थीटा जब 180 डिग्री होता है। तो कैसे निकालोगे वो रिजल्टेंट ना? डायरेक्टली निकाल लीजिए, बड़ा वाला फोर्स यानी कि बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा a माइनस बी, बड़ा माइनस छोटा इन द डायरेक्शन ऑफ बड़ा। ये सुनो, यहाँ पर 5 यहाँ पर 3, तो नेट क्या होगा? 5 माइनस 3 इन द डायरेक्शन ऑफ 5। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और Yes. Yes, sir. और कोई एंगल होगा तो इजीली आप निकाल लोगे, और कोई भी एंगल आप लो तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगा, जो एग्जांपल मैंने करके दिखाया। ठीक है, ये सुनो। यस सर। आई होप आपको समझ में आई मेरी बात, Yes, sir. यस। अच्छी तरह से आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, और कुछ क्वेश्चन करें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो ये इस तरह क्वेश्चन आप कर लोगे। ए का मॉड गिवन है आपको, कुछ भी ले सकते हो आप। 5 लेते हैं हम, बी का मॉड लेते हैं हम 12। बता दो मुझे बच्चों क्विक, अगर ए थीटा 0 डिग्री होता तो क्या होता? डायरेक्टली विदाउट पेन पेपर आंसर बताना, अभी स्पीड बढ़ाएंगे। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्या हो जाता है रिजल्टेंट? 17। मतलब समझ गए ना? अभी समझ गए? अगर 90 डिग्री होता तो डायरेक्टली आंसर, कुछ नहीं, बाकी बच्चे एक एक पेज सॉल्व करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत 13। यस, वेरी गुड। अगर थीटा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, विदाउट पेन पेपर अभी आंसर बताएंगे। अभी समझ गए 7। बात है? तो पहले केस में क्या थीटा 0 है तो दोनों डायरेक्टली ऐड होंगे, 17। कुछ करने की जरूरत नहीं। 17। 90 डिग्री हो जाएगा तो अंडर रूट 13। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करना है, तो समझ लो ना, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कॉस बाकी तीसरा टर्म तो 0 ही हो जाएगा कॉस 90 पे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 144 169 13 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये सुनो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट Yes, बोलते हैं। अगर 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? 7। 7 होगा, 7 होगा, लेकिन बी के डायरेक्शन में होगा। समझ लो मेरी बात को, ध्यान से सुनिए Yes, मेरी बात। sir. तो अगर ए इस तरफ लग रहा है 5, बी इस तरफ लग रहा है ना 12, बी को थोड़ा बड़ा किया जानबूझकर मैंने 12, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 7 तो होगा ही, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ बड़ा। समझ लो मेरी बात, ये होगा उसका रिजल्ट। Yes, sir. तो विदाउट पेन पेपर आप कर लोगे। अभी देख रहे हो धीरे धीरे इजी बनता जा रहा है चीजें। Yes, sir. हाँ, so this was all about कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। ठीक है, this was all about triangle, you can handle each and every question very easily। अब आते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, ये कब यूज होता है बच्चों? दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ, अगर ये बच्चों एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये हुआ आपका ए वेक्टर, ये हुआ आपका बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में गिवन हो ना, तब आप ट्रायंगल लॉ डालना है। ऑपोजिट ऑर्डर में गिवन है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है या नहीं, तो डायरेक्टली ये तो और भी इजी है। बच्चों समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. तो ये तो और भी इजी, क्योंकि यही होगा इनके बीच का एंगल थीटा। थीटा तो इजीली ही गिवन होगा। यस और नो? Yes, sir. अच्छा ये बात, अच्छा देखिए एक्चुअल में क्या बताऊं बात, ट्रायंगल लॉ जो है पैरेललोग्राम लॉ वही है, बस ट्रायंगल लॉ पे यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे बी को। ये सुनो, दोनों सेम ऑर्डर में होते थे, मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? Yes, sir. ये सुनो, तो यहाँ पर मैं क्या करूं, ये हुआ ए वेक्टर बी वेक्टर, और क्योंकि दोनों ऑपोजिट ऑर्डर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहा है? इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सच ए मैनर दैट देयर टेल्स आर कनेक्टेड, ओके, एंड देयर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा, तो आपको क्या करना है? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ना? बी वेक्टर को एक पैरेलल ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, ये सुनो, ये बी है तो ये भी बी ही होगा। ए को एक पैरेलल ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, अगर ये नीचे वाला ए है तो ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ डायरेक्शन सेम है भाई। अरे लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ये सुनो, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, ये ए और बी के बीच में से जो कट करता हुआ जो लाइन जाएगा, उसका कर्नल डायगोनल जाएगा, उसको बोला जाएगा रिजल्टेंट। यस और नो? Yes, आप yes. अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये ट्रायंगल लॉ ही है,
दूसरी तरीके से बोला जाता है एक ही बात। जैसे कि एक ही चीज का आपका एक नाम, घर पे एक नाम होता है, स्कूल पे दूसरा नाम होता है, निकनेम और गुड नेम, समझ लो ना बात तो एक ही है। आप इसी चीज को छिपा दो ना, ये तो हो गया ना ट्रायंगल लॉ। ये ऊपर वाले दो लाइंस को छिपा दो, ये क्या हुआ फिर जो बचा दिख रहा है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये रिजल्टेंट हुआ, यही तो है ट्रायंगल लॉ आपका। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. ये दोनों सेम ऑर्डर में थे, ये क्लोजिंग साइड ऑपोजिट ऑर्डर में था, ये तो था ट्रायंगल लॉ। बस बोलने का तरीका है। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, ये सुनो, Yes, sir. तो उनके बीच में से कट करता हुआ जाएगा। अब बोलो रिजल्टेंट सर इस डायरेक्शन में क्यों जाएगा? आप हमें रियल लाइफ एग्जांपल देके बताइए। देखिए एक कुआं है बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक कुआं है, आप में से कोई दो अपना नाम बताइए। एक कुआं है, बताइए नाम। अंकित। अंकित, अंकित जी खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर खड़े हैं। और दूसरी तरफ है उनके काउंटर पार्ट, कौन है, कौन होंगे? Atindra. सत्येंद्र जी यहाँ पर खड़े, ठीक है ना। अब दोनों क्या कर रहे हैं, इस कुएं में पानी है, उन दोनों को पानी निकालना है कुएं से, ठीक है। यहाँ पर है बाल्टी, दिख रहा है बच्चों बाल्टी, तो ये है, क्या दिख रहा है आपको, देख पा रहे हो आप? ये सुनो, Yes, sir. अब देखिए वेक्टर के मतलब महत्व क्यों इतना ज्यादा है। सत्येंद्र जी खींच रहे हैं इस तरफ खींच रहे हैं, ये सुनो। और ये अपना कौन था, पहले का नाम क्या था? Ankit. अंकित, अंकित जी खींच रहे हैं इस तरफ। तो अब आप ध्यान से सुनिए, क्या ये सत्येंद्र की तरफ जाएगा या फिर अंकित की तरफ जाएगा? दोनों की तरफ ही नहीं जाएगा, दोनों का रिजल्ट जिस डायरेक्शन में होगा उस तरफ जाएगा। बाल्टी तो सीधा ऊपर उठेगा अगर दोनों खींचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? बीच में जाएगा। Yes, समझ sir. रहे हो, बीच में से जाएगा। अच्छा, और मजेदार बात है, अगर ये मैं बोलूं कि ये ज्यादा तेजी से खींच रहा है, अगर ये जितने फोर्स से खींचेगा ये भी उतने ही फोर्स से खींचेगा ना, तब तो ये पूरा बीच में से जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा फोर्स से खींचने लगा, ये बीच में ना आ जाते हुए थोड़ा सा इधर टिल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, इस तरफ जाएगा थोड़ा। अरे भाई ऐसा नो, Yes, sir. और ज्यादा जोर से खींचेगा तो और टिल्ट हो जाएगा। अगर ये ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो इस तरफ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर दोनों सेम फोर्स से खींचेगा तो बीच में से जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रही है बात मेरी? यहाँ पर लग रहा है एक्चुअल में पैरेललोग्राम लॉ। आप बोलोगे सर कैसे, देखिए कैसे। तो ये है आपका वेक्टर 1, इसको F1 वेक्टर बोल दें या फिर A वेक्टर बोल दें, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम B वेक्टर। अरे भाई ये सुनो, इनके Yes, बीच में sir. एंगल, ये तो टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो बीच में एंगल हो गया इनका थीटा। तो अब देखिए मजेदार बात, इसका इसका इस ए का मैं पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करूं, ठीक है, इसका पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ किया, पैरेलल ट्रांसपोर्ट किया इसको, सही है, यस और नो? डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड लेंथ भी उतना ही लिया है मैंने, पैरेलल। तो मैं पहले ट्राई करूंगा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए, यस और नो बताइए। Yes, sir. और Yes, sir. बी का पैरेलल, ये बी का हो गया ये वाला पैरेलल, तो बन गया एक पैरेललोग्राम लो। तो जो उनका डायगोनल होगा ना, बीच में से कट करता हुआ ज्वाइन होगा, वही तो होता था रिजल्टेंट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो ये होगा आर वेक्टर, दिख रहा है आपको? ये Yes, सुनो, sir. यही होगा रिजल्टेंट। अब आप क्वेश्चन मुझे पूछोगे सर आप ट्रायंगल लॉ से कीजिए या फिर पैरेललोग्राम से लॉ से कीजिए या फिर और कोई तीसरा लॉ लगा के भी कीजिए, लेकिन रिजल्टेंट तो उतना ही रहेगा ना, रिजल्ट तो उतना ही आना चाहिए ना। अरे भाई A प्लस बी तो उतना ही आना चाहिए। आप मेथड कोई भी यूज कर लो, लेकिन आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। आप हमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके भी दिखाइए कि उतना ही आना चाहिए रिजल्टेंट। समझ लो मेरी बात? आप ये मुझे ये पूछिए, पैरेललोग्राम तो समझ गए, दो वेक्टर जो टेल टू टेल कनेक्टेड थे, इसका पैरेलल आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसका पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, एक आ जाएगा आपका कंप्लीट पैरेललोग्राम लॉ आ जाएगा, उसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। ये तो समझ में आ गया आपको? अब उसी चीज को मैं ट्रायंगल लॉ से एक्सप्लेन करता हूँ, सुन रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. देखिए, तो इसको मिटा देते हैं, ये थे आपके दोनों फोर्सेस। अब मैं रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करूँ। अब ध्यान से सोचिए, क्या यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लग सकता है? ध्यान से नो, क्यों? क्योंकि दोनों जो वेक्टर है वो टेल टू टेल कनेक्टेड है, मतलब ऑपोजिट ऑर्डर में है। समझ लो ना मेरी बात को? सेम ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि पहले का हेड के साथ दूसरे का टेल कनेक्टेड होना चाहिए, तब जाके मैं लगा पाऊंगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर खत्म Yes, sir. होता है ये, यहाँ पर हमारा खत्म होता है पहला वेक्टर। पहला वेक्टर का हेड यहाँ पर है, ये सुनो, हेड के पास दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्टेड होना चाहिए, कोई बात नहीं। हालांकि हमारा दूसरा वेक्टर यहाँ पर गिवन है, लेकिन हम इसको पैरेलल ट्रांसपोर्ट तो कर ही सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। तो इसको यहाँ से उठाकर अगर यहाँ पर रख दूं बच्चों, दिख रहा है आपको? ये सुनो बी वेक्टर। अब देखिए ट्रायंगल लॉ अब तो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पहले का हेड के साथ दूसरे का टेल कनेक्ट हो रहा है ना, यस और नो? Yes, अब sir. रिजल्टेंट क्या होगा? यही तो होगा रिजल्टेंट, क्लोजिंग साइड। देखिए ट्रायंगल के सारे रूल फॉलो कर रहा है, ऑपोजिट ऑर्डर में है क्लोजिंग साइड के रिजल्टेंट के, और ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। आंसर तो वही आ रहा है। आंसर का मतलब क्या? उसका लेंथ तो उतना ही आएगा, उसका डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ ही आ रहा है। तो इसका मतलब है आप ट्रायंगल लॉ कीजिए, पैरेललोग्राम लॉ कीजिए, या फिर कुछ भी लॉ कीजिए, भाई आंसर तो उतना ही है, बस मतलब मेथड्स अलग अलग। यस और नो? Yes, sir.
जितने तरीके से हो सकता है सारी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने। आई होप समझा पाया आपको अच्छी तरह से। तो ये है आपका पैरेललोग्राम। आप बोलोगे सर डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन डॉट टू डॉट सेम है, डॉट टू डॉट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको बस ट्रायंगल की जगह पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है और बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है ना भाई? समझ लो मेरी बात, ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा। यस आप सर। किसको, इसको बी लेते थे पहले, इसको बी लेके यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, ओ देते थे नाम, टी देते थे, पी टी क्यू देते थे। अरे ये सुनो, याद है ना आपको? यस सर। यस सर। और ये निकल के आता था, पर इसको ए लेते थे, इसको बी लेते थे, बी आप यहाँ पर लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैरेललोग्राम पे यहाँ पर बी गिवन है तो इसको पैरेलल ट्रांसपोर्ट करके फिर से यहाँ पर बी को ड्रॉ करना है, समझ रहे हो? तो फिर करने के बाद वो ट्रायंगल के जो जो रूल्स थे सारे अप्लाई कीजिए। इसको ओ लीजिए, इसको पी लीजिए, इसको टी लीजिए, इसको क्यू लीजिए, ठीक है ना भाई? ये सुनो, आर निकालना था हमने, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? देखिए आप इस पोर्शन को तो भूल ही जाइए, बाकी तो जो था वही ट्रायंगल लॉ ही है, वैसे ही चलेगा काम अपना। ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा ना थीटा, ए और बी के बीच का एंगल। ये सुनो, यस सर। तो जो क्या था, मतलब कुछ सोचना नहीं है, जो लिखा था वही लिखोगे आप। तो पहले तो इसको क्या लिखते थे? आर का रिजल्टेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बड़े वाले ट्रायंगल में दिख रहा है आपको। फिर क्या करते थे आप? ओ टी को तोड़ के ओपी प्लस पीटी लिखते थे, याद है ना? यस सर। फिर छोटे वाले ट्रायंगल से मतलब रूल्स डाल के साइन थीटा कॉस थीटा डाल के क्यूटी और पीटी का वैल्यू निकालते थे। तो सारी चीजें डाल के आपका आंसर तो वही आएगा। अरे आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा मेथड चेंज होने से, समझ लो मेरी बात। आंसर कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो न्यूमेरिकल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारे वैसे ही है, लेकिन डेरिवेशन अलग होगा। आप इसका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करके मुझे भेजिएगा आंसर, ठीक है? इसका आंसर और बाकी न्यूमेरिकल सेम है पैरेललोग्राम, क्योंकि रिजल्ट तो सेम है ना। डायरेक्शन क्या था? डायरेक्शन भी आ जाएगा आपका tan बीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है? ये सुनो, यस सर। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आई जो जो चीजें मैंने आज बताई। विश यू ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर। थैंक यू।